आज हमारे साथ डिबेट में तमाम मेहमान होंगे, आपको मिलवा देते हैं और जल्दी से आपको बता दें कि हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के होंगे, नाजिम खान राजनीतिक विश्लेषक होंगे, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार, शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अंशुमान शैल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। निरंजन जी, पूरे चुनाव को और साथ ही जिस तरीके से आज 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया गया, इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी एज अ विश्लेषक? देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से आज जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तमाम सारी चीजों को बहुत विस्तार से और बहुत विवरण से उन्होंने सब के सब पूरे देश के सामने रखा और जिस तरीके से उन्होंने जो चुनाव प्रक्रिया है इसको 7 चरणों में विभाजित किया और उसके अंदर मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उन्होंने बोला नहीं हो। और मैंने अपने जीवन काल के अंदर सबसे लंबी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखी, जिसके अंदर उन्होंने ईवीएम पे भी बोला, सवाल उठाने वालों पे बोला, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के विषय में बोला और उन्होंने ये भी बोला कि हमारी इच्छा, हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक एक व्यक्ति चुनाव अपना वोट डालने बूथ तक जाए। लेकिन देखिए उसके बाद में भी बहुत सारे प्रश्न, क्यों, जिस तरीके से कहा जाता है कि फलानी चीज क्यों क्यों क्यों, तो क्यों का तो आज तक कोई जवाब बना नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए स्थिति क्या है, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखिए चुनावों के अंदर या लड़ाई के अंदर 2 प्रकार की लड़ाई होती है। एक होती है तैयारी की लड़ाई और एक होती है अय्यारी की लड़ाई, यानी कि झूठ पाखट और फरेब की लड़ाई। तो कहीं ना कहीं आज भी भारतीय राजनीति के अंदर हमें जो देखने में आ रहा है वो यही देखने में आ रहा है कि एक तरफ चुनाव की तैयारी की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ अय्यारी की लड़ाई चल रही है। अब उसके अंदर ये जनता को तय करना है। लेकिन अब समस्या कहाँ उत्पन्न होती है कि जब जनता तय करती है, जनादेश आ जाता है, उसके बाद में भी क्यों आ जाता है कि फला चीज क्यों, ढिमका चीज क्यों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय तो फिर किसी एक व्यक्ति जो क्यों बोलने वाला है उसी के हाथ में दे दिया जाए कि भाई आप ही खुदा हैं, आप ही सब कुछ है। तो कहने का तात्पर्य ये है प्रियंका जी, जबकि चुनावों के अंदर जिस तरीके से आज भी भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। निरंजन पोद्दार, वो हो, मैं बोलूं, एक बार निरंजन पोद्दार को मौका देते हैं। देखिए प्रीति जी, अभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जब बात करते हैं राम मंदिर की तो मुझे एक बात बताइए, 22 जनवरी का दिन किसने नहीं देखा? अब ये कभी आधे अधूरे मंदिर की बात करते हैं, कभी शंकराचार्य की बात करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। अरे 22 जनवरी का दिन पूरे देश के अंदर गांव गली मोहल्ले शहर हर जगह किसने नहीं देखा? मुझे एक बात बताइए, जनता का उत्साह नजर नहीं आ रहा था? और हम कहा जाता है ना कि तो आवाजे खलक नगाड़ाए खुदा। आज जिस तरीके से जनता ने 22 जनवरी का आपने देखा उत्साह किस तरीके से पूरे देश के अंदर मनाया, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी वही घिसी पिटी बातें, शंकराचार्य जी नहीं आए, फलाना नहीं आए। और रही बात जिस तरीके से मुद्दा आज बेरोजगारी का, महंगाई का, नारी सम्मान का, किसानों का, पहलवानों का मुद्दा लेके गए प्रीति जी। लेकिन हमारे यहाँ प्रजातंत्र के अंदर क्या कहा जाता है कि किसी मुद्दे के ऊपर एक बार जनादेश आ जाता है तो वो मुद्दा महत्वहीन माना जाता है, यानी कि उस मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा उसको महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन आज कोई इस चीज को तैयार नहीं। अभी आपने देखा होगा जुमा 3 महीने पहले 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए और उसके अंदर विपक्ष सारे के सारे यही तो मुद्दा लेके गया था, लेकिन जनता ने तो अस्वीकार कर दिया। जनता ने तो कहा कि नहीं, हम बेरोजगारी और महंगाई और ये तमाम इन मुद्दों के ऊपर वोट नहीं देंगे। उन्होंने तो आज भी सरकार के ऊपर भरोसा जताया। जिस सरकार के ऊपर भरोसा जताया, वो जो सरकार की ये इतनी बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन अब होता क्या है? दोहरे मापदंड हर चीज के अंदर, कोई भी चीज के अंदर जनता विश्वास क्यों नहीं कर रही? क्योंकि दोहरे मापदंड है। अभी जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली बात आ रही है, तो यहाँ पे वही चीज है कि 1465 करोड़ रुपए लेकर के हमने खा लिए, तो वो तो ठीक है, वो तो हम खा सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के पास 6000 करोड़ चले गए तो वो घोटाले के, तो ये दोहरा मापदंड हुआ कि नहीं हुआ? अगर दोहरा मापदंड, जहां चुनाव हम जीत गए वहां तो ईवीएम ठीक है, और उसके अंदर भी कभी कहेंगे कि हमारे को 10 लाख वोट फालतू मिला, कभी बोलेंगे ईवीएम में सेटिंग थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कम से कम एक रास्ता, आपको अपनी नीति और नियत आपको जनता के सामने रखेंगे, तब जनता को भरोसा उत्पन्न हो पाएगा। निरंजन पोद्दार जी, देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से आज विपक्ष को कम से कम अपनी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता, स्टूडियो में नहीं वो नाम बोल रहे हैं समझ में आता है, जो स्टूडियो में मौजूद है उनको भी नाम नहीं पता है। मैं तो प्रीति जी बोल रहा हूँ। तो आपने प्रीति जी नहीं बोला, निरंजन जी बोलिए, जवाब दीजिए। तो मेरा कहने का
अभिप्राय ये था कि आज विपक्ष कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी की समस्या से गुजर रहा है और आज भी वो इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं, यानी कि एक ही चीज से बार बार ठोकर खा रहा, हर चीज के अंदर नकारात्मकता ढूंढ रहा है। एक उदाहरण देता हूं, अभी 4 महीने पहले चुनाव के अंदर मैंने एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक अपील करी थी कि जनता, सारी की सारी जनता अपने घरों से निकले, 100% वोट करे और ठोक करके वोट करे और देश और प्रदेश को मजबूत बनाए, मजबूत सरकार बनाए। उसकी भी कुछ विपक्षी दलों द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा मेरी शिकायत कर दी गई कि भाई ये जो है ये आचार संहिता के अंदर एक पार्टी का प्रचार करें, जबकि मैंने किसी पार्टी के बारे में नहीं बोला कि इसको वोट देना या उसको वोट देना। अब बताइए कितनी नकारात्मक मानसिकता होगी कि अगर कोई आदमी ये कहता, अगर मैं आपके चैनल पे ये कहता हूं मेरे साथ ना कोई लोगो है, ना कोई पार्टी है, ना किसी और पार्टी से बंधा हूं, फिर भी मैं अगर ये बात कहता हूं जो चुनाव आयोग ने कही कि आप अपने घरों से जरूर निकलना और अपने जिस दिन आपका चुनाव का दिन होगा उस दिन ठोक करके वोट करना, 100% वोट करना और इस देश के अंदर एक बहुत मजबूत सरकार बनाना। अच्छा, तो अब ये निरंजन पोद्दार जी इस पे क्या कहेंगे? जल्दी से, छोटा सा समय नहीं है ज्यादा, छोटा सा कमेंट लेंगे, छोटा सा कमेंट लेंगे, समय नहीं है ज्यादा। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से जो सत्ताएं होती हैं उनके हाथ में इनका कहीं ना कहीं इनका प्रभाव, इन एजेंसियों के ऊपर प्रभाव सत्ताओं का होता है और ये आज से नहीं है। ये पहले जब कांग्रेस की सत्ता थी, हम 1970 से देखते आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे समस्या कब उत्पन्न होती है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर नकारते हैं, आप कोर्टों को भी नकारते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई नहीं जा रही। अरे आपके पास उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो आप कोर्ट के पास जाइए, कोर्ट उनको ईडी सीबीआई को आदेश करेगा, उनको जाना पड़ेगा। लेकिन अब केवल बैलेंस बनाने के लिए नहीं हो सकता ना कि एक आदमी को अगर एक आदमी का भ्रष्टाचार, एक आदमी भ्रष्टाचारी है तो बहुत उसको बहुत बैलेंस शुक्रिया बनाने के लिए। तमाम मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस डिबेट में आए। समय अब हमें इजाजत नहीं देता है।